हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 10th आईसीएससी का ये चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन सीबीएसई में भी ये +1 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सीबीएसई वाले देख रहे हैं और जो आईसीएससी वाले देख रहे हैं, दोनों का वेलकम है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहा जाता है। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Carbon forms a huge number of compounds. The study of structures, reaction and properties of these carbon-based compounds is called organic chemistry. मतलब organic chemistry क्या है? वो chemistry that relates to carbon compounds. कार्बन के डिफरेंट कंपाउंड्स जो हमें नेचर से मिल रहे हैं, प्लांट से, एनिमल से मिल रहे हैं ना, तो वो सारे कंपाउंड्स की जो स्टडी है, उनके जो स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है, उनकी रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहला देता है। चलिए देखते हैं अब कार्बन के बारे में, यानी कि कार्बन के जो ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बन रहे हैं उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के कार्बन बाकी सारे एलिमेंट्स के खास क्यों है। तो देखिए, सबसे पहला है कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है। देखिए, नॉर्मली क्या होता है वैलेंसी के केस में, अगर आपके पास जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन्स 3, 2, 1 आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इस तरह से पड़े 1, 2 एंड 3, तो अक्सर वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। अगर उसके पास ग्रेटर देन 5 पड़े या 5 पड़े हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेगा। बट जब 4 वाला केस आता है ना, कि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स देना और लेना दोनों को नहीं करते हैं, तो वो शेयरिंग करते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी है कार्बन की, कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। पर वो बॉन्डिंग किस तरह से करेगा? वो करेगा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, और बेसिकली सेकंड जो प्रॉपर्टी आएगी दैट इज मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ ही डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, जिसके द्वारा अलग अलग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज है हमारे पास, कार्बन बॉन्ड्स आर मच स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मानी जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास, जिसके कारण कार्बन जो है एक यूनिक प्रॉपर्टीज शो करती है। ठीक है, यानी कि यूनिक है सारे एलिमेंट से। एक प्रॉपर्टी और दैट इज आइसोमेरिज्म। तो कार्बन जो है वो आइसोमर्स बना सकती है। आइसोमर्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती हैं, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। तो उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अब क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द कार्बन स्केलेटन्स। अब स्केलेटन के अकॉर्डिंग कार्बन की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 तरह की है। ठीक है, सबसे पहले देखिए एलिफेटिक और दूसरी है एरोमेटिक। एलिफेटिक ज्यादातर जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि स्ट्रेट चेन आएंगे और एलिसाइक्लिक आएंगे। एलिसाइक्लिक मतलब क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, एरोमेटिक का मतलब है जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग तो जरूर होगी। ठीक है, बेंजीन रिंग आपको दिख रही होगी यहाँ पे, ये देखिए, इसे बेंजीन रिंग बोला जाता है। यहाँ पे 6 कार्बन होंगे एंड एक छोड़ के अगली कार्बन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगी, एक सिंगल होगी फिर अगली डबल बॉन्ड होगी, तो इसको हम रिंग से शो कर देते हैं। ठीक है, तो अब इनके बीच में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एलिफेटिक के नीचे क्या लिखा है? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कंटेन्स 1 बेंजीन रिंग। इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, तो यहाँ से डेफिनेशन आप बना लोगे। अब एलिफेटिक जो था वो ओपन चेन और एलिसाइक्लिक यानी कि क्लोज रिंग हो सकता है। ठीक है, ओपन चेन में स्ट्रेट और ब्रांच 2 तरीके से हो सकते हैं। स्ट्रेट का मतलब है देखिए यहाँ पे कोई भी बीच में और कोई ब्रांच नहीं है, तो एक सिरे से चल के हम दूसरे सिरे तक पहुंच रहे, तो ये स्ट्रेट चेन है। ठीक है, ये जो सिरे हैं इसके, जिनको हम बोलते हैं वर्टिस, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, ये सारे जो है वर्टिस, ये ऑल आर कार्बन्स। और ये जो लाइंस इनके बीच में है दैट शोज द बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइन,
और यहाँ पे देखिए डबल है अगर, तो यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन होगा, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड होगी। यहाँ पे फिर से एक सिंगल बॉन्ड है, फिर ऊपर भी एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये ब्रांच चेन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। और क्लोज्ड रिंग में देखिए यहाँ पे कि वो जो एक स्ट्रक्चर होगा वो क्लोज साइक्लिक होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक साइक्लिक, दो साइक्लिक है, इन दोनों को भी ज्वाइन किया। और ये जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे कार्बन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका स्केलेटन मॉडल है। यहाँ पे देखिए एरोमेटिक में क्या होता है कि एक बेंजीन रिंग होगी, उसके साथ में कोई ना कोई और फंक्शन ग्रुप लग सकते हैं, या फिर बिना फंक्शन ग्रुप के इस तरह से भी आपको कंपाउंड्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनको बोलते हैं हम एरोमेटिक और इनको बोलते हैं एलिफेटिक। चलिए आगे चलते हैं। अब होमोलोजस सीरीज क्या है? होमोलोजस सीरीज बेसिकली हम बोलते हैं ऐसी सीरीज को जिनका सेम फंक्शन ग्रुप होगा, जिनका सेम फंक्शन ग्रुप होगा, बट नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते रहेंगे, नंबर ऑफ कार्बन्स चेंज होते रहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ोगे आगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, फिर एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये अलग अलग क्या है, पूरा एल्केन्स की जो सीरीज है जिसमें हमारे पास मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन सब कुछ आएगा, ये सारे के सारे एक सीरीज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं होमोलोजस सीरीज। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आगे हम जानेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स किन्हें कहा जाता है? फंक्शनल ग्रुप्स, अगर मैं हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं, हाइड्रोकार्बन्स तीन तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। अगर मैं एल्केन्स की बात करूं, एल्केन्स में अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, एल्कोहल यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा दें या COH ग्रुप लगा दें, तो ये जो है अलग अलग प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देंगे नॉर्मल एल्केन से। और ऐसे जो ग्रुप्स जिनको हम ऐड कर सकते हैं एल्केन्स का एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स दैट गवर्न्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पूरा का पूरा बदल देगा। ठीक है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप बोल देंगे। देखिए यहाँ पे क्लास ऑफ कंपाउंड अगर हम एल्केन्स ले रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन ग्रुप कोई भी नहीं है और फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और नेम ऑफ ग्रुप भी नहीं है। ठीक है, बट एल्कीन्स के केस में देखा जाए तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगी। ठीक है, इसे हम ईन्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो एल्कीन्स बन जाएगा वो हमारे पास। अरीन्स की बात की जाए तो इसमें बेसिकली आपके सिलेबस में फिनाइल ग्रुप्स के बारे में ज़्यादा नहीं है, तो आपको अभी फिलहाल के लिए स्किप आउट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट चलते हैं, हैलोजन एल्केन्स की बात करूं, हैलोजन्स एल्केन्स में क्या होगा कि आपके पास कोई भी एक बेसिकली एल्काइल ग्रुप होगा। R जो है एल्काइल ग्रुप होता है और X जो है दैट शोज द हैलोजन। हैलोजन्स कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो ये सारे हैलोजन्स होते हैं। तो X हैलोजन को रिप्रेजेंट करेगा। अब R के साथ एक H यहाँ पे अटैच था, उसको हमने रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया है? X लगा दिया। ये जो रिएक्शन है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी हमारे पास। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा कि जैसे एल्केन से कोई भी एल्केन ले लेंगे आप, जैसे मिथेन ले लिए CH4, CH4 का अगर एक H रिमूव करूँ तो बनेगा मिथाइल यानी कि CH3। अगर उसमें मैं X ऐड कर दूं, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनानी है, H3 के साथ 3 बॉन्ड्स ही बनेंगे, 3 सिंगल बॉन्ड्स बनेंगी। बट अगर मैं उसमें एक X लगा दूं यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ लगा दूं उसमें, तो वो क्या बन जाएगा? CH3Cl। तो अब क्या बन गया वो? दैट फॉर्म्स हैलोजन एल्केन्स। और इसको नेमिंग कैसे करेंगे वो हम आगे वाली वीडियोस में देखते रहेंगे। ठीक है, इससे हम बना सकते हैं क्लोरो एल्केन्स, ब्रोमो एल्केन्स, इसकी एग्जांपल्स हो देंगे। एराइल हैलाइड्स की बात की जाए, एराइल हैलाइड्स यानी कि जिसमें क्लोज स्ट्रक्चर्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इनके साथ भी अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा दें, अगर यहाँ पे हैलाइड्स की बात हो रही तो हैलोजेंस ही लगेंगे। हैलोजेंस मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो इनको X लगा दें हम साथ में, तो ये हमारे पास एराइल हैलाइड फॉर्म करेगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स होगी क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो बेंजीन। आपकी बुक में स्ट्रक्चर्स बने हुए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आपके पास एराइल हैलाइड्स फॉर्म हो गए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स बोलते हैं अल्कोहल्स को। जितने भी अल्कोहलिक कंपाउंड होंगे या अल्कोहल्स होंगे, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइल कंपाउंड्स। हाइड्रोक्साइल का मतलब है जिनके साथ OH ग्रुप लगा होगा। अब देखिए, अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एक चेन है
आर जो है एक लॉन्ग कार्बन चेन होती है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिसाइड नहीं है, आप कोई भी लगा सकते हो। मैं बोलूँ कि आर की वैल्यू यहाँ पे इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन और हो गया, और एक यहाँ पे CH2 लगा हुआ साथ में, और उसके साथ OH लगा हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी, मतलब जब भी हमारे पास जिसके साथ ग्रुप लगा है उस कार्बन के साथ, देखिए इस C वाले के साथ OH लगा हुआ है और उसी के साथ एक R लगा हुआ है, ठीक है, तो उसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। अगर जिस कार्बन के साथ OH लगा हुआ है उसके साथ 2 R लगे हों तो उसे सेकेंडरी अल्कोहल बोलते हैं। जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके साथ 3 R ग्रुप लगे होंगे तो वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर बेंजीन रिंग के साथ OH लगा है तो उसे फिनॉल बोला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजीन रिंग के साथ आपको OH लगा हो तो वो फिनॉल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब कार्बोनाइल कंपाउंड्स का मतलब है जिसके साथ C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा होगा, ठीक है। अब C डबल बॉन्ड O के साथ अगर H लगा दोगे, R C डबल बॉन्ड O H, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम R C डबल बॉन्ड O की तरफ दोनों तरफ R R ग्रुप लगा देंगे यानी कि एल्काइल ग्रुप्स लगा देंगे तो वो कीटोन बन जाएगा। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं आपको एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो हालांकि CBSE की वीडियो है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, बट उसमें मैंने आपको नेमिंग और ये स्ट्रक्चर्स वगैरह अच्छे से बता रखे हैं। आपको समझ आ जाएगा कि एल्डिहाइड किस तरह से बनते हैं और कीटोन्स किस तरह से बनते हैं, तो कैसे उनका स्ट्रक्चर होता है, तो वो सब डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन ग्रुप है हमारे पास दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसमें होता है RCOOH। R क्या होगी, कोई भी कार्बन चेन हो सकती है, मिथित, प्रोब्यूटेंट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो RCOOH, ये O2 का मतलब है RCOOH, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमारे पास RCOCl लगा हो तो दैट इज एसाइल क्लोराइड, ठीक है। ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स अगर हो, ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं ये तीनों के तीनों यहाँ पे, ठीक है। जैसे RCOOR अगर लगा है तो एस्टर ग्रुप बनता है, RCOCl लगा है हमारे पास तो ये बनेगा हमारे पास RCONH2 लगा है तो अमाइड बनेगा हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस होते हैं जब हमारे पास जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ NH2 लगा हो, ठीक है, NH यानी कि नाइट्रोजन कंपाउंड लगाओ, ठीक है। अब यहाँ अमोनियम कंपाउंड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर एक R लगा N के साथ जिसके साथ H लगा हुआ है, उसके साथ एक R लगा तो प्राइमरी, 2 R लगे हैं तो सेकेंडरी, और 3 R ग्रुप लगे होंगे तो टर्शरी आ जाएगा। और लास्ट ग्रुप है हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप यानी कि CN जिसके साथ में लगा होगा, ठीक है। तो जितने भी CN वाले कंपाउंड आप देखोगे उनको नाइट्राइल्स बोलते हैं, ठीक है। अब राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को किस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिस्प्लेड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला और स्केलेटन फॉर्मूला। इसको मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से। यहाँ पे देखिए ये है डिस्प्लेड फॉर्मूला, ये है कंडेंस्ड फॉर्मूला और ये है स्केलेटन। अब स्केलेटन में क्या है, आपके पास डायरेक्टली बिना कोई इंफॉर्मेशन लिखे आपको ये इस तरह से लाइंस रिप्रेजेंट, स्केलेटन रिप्रेजेंट कर देगा। और इसके जो कॉर्नर्स होंगे, जितने भी कॉर्नर्स आपको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहे हैं, दे ऑल कंटेन कार्बन्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने कार्बन्स है, 1 2 3 4 और 5। अब ये यहाँ पे गिनते हैं कंडेंस फॉर्मूला में 1 2 3 4 और 5 ही कार्बन है। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी, मतलब वो 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है। तो देखिए जो यहाँ पे कार्बन लगा होगा उसकी एक बॉन्ड तो दूसरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो मतलब यहाँ पे 3 H और होने चाहिए ताकि 4 वैलेंसी पूरी कर सकूं इस वाले कार्बन की। तो यहाँ पे देखिए CH3। अब अगर सेंटर वाले इस वाले कार्बन की बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 बॉन्ड्स तो बनी हुई हैं, मतलब एक H और लगना बाकी है, मतलब कार्बन की जो वैलेंसी बच जाती है उसको हम पूरा करते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है, इन कार्बन कंपाउंड्स में। तो देखिए यहाँ पे CH आ गया। अब CH के साथ बिल्कुल ऊपर देखिए यहाँ पे एक और कार्बन लगा होगा। अब इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड है ना, नीचे की तरफ एक ही बॉन्ड है, तो यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन होने चाहिए। तो ये हो गया CH3। ब्रैकेट में क्यों डाला, क्योंकि ये इस बॉन्ड के साथ अलग से ब्रांच बना रहा है, ठीक है। अब अगर इसी को कंटिन्यू करूं तो यहाँ पे देखेंगे एक और कार्बन आएगा जिसके साथ 2 बॉन्डिंग ऑलरेडी कार्बन के साथ है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, वैलेंसी 4 पूरी करनी है, तो CH2 आ गया। अब लास्ट में एक और कार्बन होगा जिसकी एक ही बॉन्ड बन रही है, तो
3 हाइड्रोजन साथ में ले लेंगे। तो इसको अगर एक्सपैंड करूं, डिस्प्लेड फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, स्केलेटन, स्केलेटन से कंडेंस्ड, कंडेंस्ड से डिस्प्लेड। मैं आपको उल्टा करा रहा हूं, आप सीधे से उल्टा चलोगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले था हमारे पास CH3, तो उसको CH3 इस तरह से शो किया हमने। देन CH, और उसके साथ ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बनी थी नीचे, एक H ने बना ली, 2 कार्बन ने और एक ऊपर वाले कार्बन ने, तो 4 बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब ऊपर वाला जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन है आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी फिर से 4 है यहाँ पे, तो कंप्लीट है। फिर आगे चलेंगे, इस वाले कार्बन की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए CH2, यानी कि 2 बॉन्ड्स कार्बन के साथ हैं और 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो CH2। अब लास्ट वाला जो कार्बन यहाँ पे आएगा उसकी हो जाएगी, एक कार्बन के साथ बॉन्ड होगी, बाकी 3 हाइड्रोजन के साथ होगी। तो इस तरह से हमारे पास 3 जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज कहला देते हैं हमारे पास, डिस्प्लेड, कंडेंस्ड और स्केलेटन्स। इनके बारे में आपको डिटेल नॉलेज मैंने आपको बता दी कि किस तरह से बनने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नीचे वाला एक और देख लें हम स्ट्रक्चर, ये देखिए डिस्प्लेड फॉर्मूला में 1 2 3 4 कार्बन हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड O का मतलब है 2 बॉन्ड्स यहाँ पे फॉर्म होगी, 3 और 4, तो यहाँ पे कोई भी H नहीं लगा, ठीक है। तो देखिए इसको CO के साथ रिप्रेजेंट किया, और बाकी सब के साथ देखिए CH3 है तो CH3 के साथ रिप्रेजेंट है, CH2 है तो इसको CH2 लिखा गया, और यहाँ पे CH3 इस तरह से लिखा गया। और इसको अगर मैं स्केलेटन मॉडल की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन सिंगली बॉन्डेड थे दोनों, ठीक है। फिर थर्ड कार्बन के साथ भी वो सिंगली बॉन्डेड है, तो यहाँ पे भी थर्ड हो गया, और थर्ड पे क्या है, डबल बॉन्ड O, तो इसको अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा है ना, वो आपको अलग से शो करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे O लगा है, यहाँ पे O लगा है, तो इसको आप डबल बॉन्ड O से ही रिप्रेजेंट करोगे। एंड देन अगले कार्बन में फिर से हाइड्रोजन लगे हैं, तो सिंपली एक लाइन लगाओगे, मतलब इसका मतलब है कि लास्ट में एक कार्बन और है जिसके साथ 3 हाइड्रोजन हो गए। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज। और भी आप एग्जांपल्स देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास ये NH2 ग्रुप लगा है, तो मैंने बोला ना कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी लगा है वो आपको स्केलेटन मॉडल में अलग से लिखना पड़ेगा, और रिप्रेजेंटेशन आपको सामने है यहाँ पे। अगर यहाँ पे OH ग्रुप लग गया, देखिए यहाँ पे है ना, तो C डबल बॉन्ड OH, ये COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है यहाँ पे, तो इसको भी अलग से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा COOH। तो यहाँ पे भी देखिए COOH, तो इस तरह से आप ग्रुप शो कर देंगे। एक और ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे NH2, तो यहाँ पे आप NH2 शो करोगे, यहाँ पे भी NH2 शो करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज हो जाएंगे। अब IUPAC नेमिंग्स की बात करें या नोमेनक्लेचर की बात करें, तो कार्बन कंपाउंड्स के यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कंपाउंड्स थे उनकी नेमिंग रखने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC ने स्पेशल रूल बुक बनाई, और उनके अकॉर्डिंग ही नेमिंग की जाती है। तो वो रूल्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे अब रूल्स क्या है हमारे पास, कि हम लोग ये 4 चीज़ों का यूज़ जरूर करेंगे, ठीक है। पहला है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है जो किसी भी कंपाउंड के नाम से पहले लिखा जाए उसे प्रीफिक्स बोलेंगे हम, ठीक है। यानी कि जो फंक्शन ग्रुप, कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप्स होंगे, जैसे ये आपके क्लोरोबेंजीन आपने पढ़ा, तो क्लोरो क्या है, दैट इज प्रीफिक्स, और बेंजीन क्या हो गया, वो आपका हो गया सफिक्स, जो नाम से पीछे लिखा जा रहा है ना। उसके बाद है इनफिक्स। इनफिक्स होता है हमारे पास नेचर ऑफ पेरेंट चेन, जो पेरेंट चेन है वो किस तरह की है, ठीक है। और रूट क्या होगा, रूट होगा नंबर ऑफ कार्बन्स, लॉन्गेस्ट चेन देखनी है आपको और उसमें नंबर ऑफ कार्बन गिनने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप नेमिंग दोगे उसको, ठीक है। और सफिक्स हो जाएगा कि लास्ट में जो ग्रुप लगा है उसका नाम क्या होगा, ठीक है, वो सफिक्स कहलाएगा। क्लियर। सफिक्स 1 डिग्री 2 डिग्री इसके अकॉर्डिंग होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पर डिपेंड करेगा, और फंक्शनल ग्रुप्स की जिनकी हायर प्रायोरिटी होगी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग 2 डिग्री हो जाएगा वो, ठीक है। ये सब समझेंगे हम आगे, साथ साथ में चलते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपका फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब 6 कार्बन है, अगर इसका नाम बनाना है हमें, नेमिंग करनी है, तो अगर हम देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है तो वो एल्केन्स होते हैं। कार्बन कार्बन हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एल्केन है, सिंपल एल्केन है, पर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन देखनी पड़ेगी। देखिए अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एक ही तरफ को जाना है आपको, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे चल के फिर से वापस इधर को आओगे, नहीं, तो आपको एक ही तरफ को जाना है। तो यहाँ पे 5 बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, 1 2 कॉर्नर गिनते जाओ, 3 4 5, और अगर उधर को चलता हूँ 1 2 3 4 5 6, तो ये भी हो सकता था, ठीक है।
और एक मेरे को सिंपल चेन दिख रही है 1 2 3 4 5 6, तो मैं लॉन्गेस्ट चेन में देख रहा हूँ तो 6 कार्बन आ रहे हैं, तो मैं या तो ये वाली चेन लेता ऐसे, और या फिर मैंने सिंपल ये वाली चेन चूज कर लिया। आप कोई भी चेन लो, नेम सेम बनेगा उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से बनेगा। आप क्या करोगे, जब भी आपको नेमिंग बनानी है किसी कंपाउंड की, तो आप एक तरफ से नंबरिंग करना शुरू कर दोगे पेंसिल से, 1 2 3 4 5 6। आप देखोगे 3 पे भी एक ग्रुप लगा है और 4 पे भी एक ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब 3 पे कितना है, 1 2 2 कार्बन लगे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इथाइल। अगर 4 नंबर पे एक ही कार्बन है तो हो जाएगा मिथाइल, ठीक है। आप किस तरह से याद रखोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वाले चैप्टर में आपको बता रहा हूँ, वहां से आप लोग नोट करोगे। आप सिंपल सी याद रख लो, अगर एक कार्बन है तो आप लिखोगे मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, देन 3 पे प्रोप, फिर 4 पे ब्यूट, फिर 5 पे पेंट, फिर हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नियो एंड डेक, ठीक है। तो ये एब्रीवेशंस हैं जो आपको नाम में साथ में लगाने हैं नंबर ऑफ कार्बन्स देख के, जिसको हम रूट्स बोलते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप, ये प्रीफिक्स चल रहा है हमारा, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या था, मिथाइल ग्रुप, एक ही कार्बन है। और ये टोटल स्ट्रक्चर, ये रूट वैल्यू लिखनी है हमने यहाँ पे, तो रूट वैल्यू कितनी होगी, हेक्स, मतलब 6 हो गए। और कौन सा ग्रुप है, ये सफिक्स होगा एन। क्लियर है आपको। ये देखिए मैंने आपको नीचे आसानी से बता दिया कि क्या क्या चीजें हैं, सभी के अंदर बता रखा है मैंने एक ही से कनेक्ट करके। इसी तरह इसका भी नेम हो जाएगा, इसका भी नेम हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से नेमिंग जो है वो आपकी हो जाएगी। जिसको नेमिंग में प्रॉब्लम है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके पहले वो वीडियो देखो, इसको बाद में भी देख लेना, कोई चक्कर नहीं है। पर इसमें आपके बेसिक्स हैं, उसमें आपके नेमिंग के बेसिक्स हैं, इसमें थ्योरी के बेसिक्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये डाई ट्राई का कब लगेगा, डाई ट्राई कब लगेगा, जब हमारे पास सेम फंक्शन ग्रुप बार बार लग रहा है किसी चीज में, ठीक है। और नंबर्स को किस तरह से रिप्लेस करना है, कोमास से। अगर हमारे पास जैसे सेकंड पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, सेकंड पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, डाईओल लिखेंगे उसको, डाईओल। पर उसकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे, दैट इज 2,2 डाईओल, मतलब दोनों एल्कोहल हैं, दोनों एल्कोहल ग्रुप्स 2 नंबर पे ही लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म मैंने आपको बोला था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अब ये आइसोमेरिज्म था क्या, आइसोमर्स उन्हें बोला जाता है या उन्हें कहा जाता है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है उनमें, मतलब उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। यानी कि उनके अंदर एटम्स का जो अरेंजमेंट है इन स्पेस वो अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आइसोमेरिज्म जो है वो 2 कैटेगरी में बांटा गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर में हमारे पास 3 टाइप्स आएंगे। स्ट्रक्चर में होता क्या है कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहेगा। स्टीरियो में क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, बट उनका 3D स्पेस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होगा वो अलग होगा। ये आपको किस तरह से होगा मैं आपको बताऊंगा आगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 3 तरह के होते हैं, चेन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर सिर्फ 2 तरह के होते हैं, सिस और ट्रांस, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमर। तो चलिए अब इनको गौर से अच्छे से देखते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर का मतलब है कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे बट उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग होता जाएगा। जैसे आपको नीचे यहाँ पे अलग अलग दिख रहे होंगे, सभी में अगर नंबर ऑफ कार्बन गिनूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे गिनूँ 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी गिनूंगा 1 2 3 4 5 और यहाँ पे नीचे एक 6। इसी तरह से इनके भी 6 होंगे, इनके भी 6 होंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये क्या है, आपस में एक दूसरे के क्या हैं, आइसोमर्स हैं। C6H14, C6H14 सभी के हाइड्रोजन भी गिनोगे आप, वैलेंसी के अकॉर्डिंग गिनना आप, ठीक है। तो वो आपको कितने मिलेंगे, 14 हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो ये है आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। हेक्सेन ये रहा आपका हेक्सेन, और ये सारे इसके क्या हैं, आइसोमर्स हैं, ठीक है। मतलब इनके अंदर क्या है कि सिर्फ स्ट्रक्चर अलग है, चेन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। स्ट्रक्चरल में क्या डिफरेंस है, चेन का डिफरेंस है, तो चेन अलग है, इसीलिए इनको बोलते हैं चेन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, पोजीशनल आइसोमेरिज्म।
पोजीशनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन अलग अलग होगी। आप यहाँ पे देखिए, बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होगी वो अलग अलग होगी। ठीक है, पहले आप देखिए, ये ऊपर वाले जो है एक अलग एग्जाम्पल है, नीचे वाली जो है एक अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहले ऊपर वाली एग्जाम्पल देखते हैं। ये है पेंटेन 1 ओल, 1 2 3 4 5 6, सॉरी ये ग्रुप लगा हुआ है जहाँ पे, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जहाँ से ग्रुप लगा होता है उसको हम अलग काउंट करते हैं। तो 5 कार्बन है मतलब पेंट, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो यहाँ तक होगा पेंटेन। अब फर्स्ट वाले कार्बन जहाँ पे ग्रुप लगा था उसको नंबर 1 देते हैं लीस्ट काउंट पे। फंक्शनल ग्रुप हमेशा लीस्ट नंबर लगना है उसको। ठीक है, तो 1 ओल, ओल मतलब OH ग्रुप जो लगा है दैट इज अल्कोहल, है ना। तो पेंटेन 1 ओल, अगर मैं यहाँ से उठा के इसको सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 2, अब ये 2 नंबर पे लग गया है तो ये हो जाएगा 2 ओल। अगर मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दूँ तो ये हो जाएगा 3 ओल। तो यहाँ पे पेंट 1 ओल, पेंट 2 ओल और पेंट 3 ओल। अगर देखोगे सभी के नंबर ऑफ कार्बन 5 ही हैं बट उनके फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो अलग हो रही है, इसलिए बोलते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे भी देखिए आप Cl ग्रुप जो है, ठीक है, तो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल बेंजीन है हमारे पास, ये CH3 लगा हुआ है बेंजीन के साथ और साथ में क्लोरो लग गया तो क्लोरो मिथाइल बेंजीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 1, ये वाला कार्बन जो होगा नंबर 1 और यहाँ से 2 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, सभी पे 6 ही है, यहाँ पे देखिए रिंग में सारे के सारे 6 ही कार्बन है। अब देखा जाए 6 और 1 7 हो जाएगा ना, ऊपर CH3 का भी कार्बन काउंट करेंगे तो 7 हो जाएगा। Cl जो है वो कार्बन नहीं है, वो क्लोरीन है। ठीक है, तो इसको मत काउंट कीजिएगा, ये अलग ग्रुप है। चलिए, तो अब देखते हैं यहाँ पे सेकंड पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3, तो 3 पे लगा हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4, तो ये 4 पे लगा हुआ है। ठीक है, जो क्लोरीन ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, सेकंड थर्ड और फोर्थ पे आ रहा है। तो ये पोजीशन का जो डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप के, इसे बोलते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म। तो ये है पोजीशनल आइसोमेरिज्म ऑफ 2 क्लोरो मिथाइल बेंजीन के। तो ये अलग अलग आइसोमर्स हो गए एक, और ये अलग हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जिनका फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। पहले हमने देखा कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग थी तो पोजीशनल आइसोमर्स था। अब अगर फंक्शनल ग्रुप अलग लगा, ठीक है, तो वो हमारे पास कहलाएंगे, मतलब उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट फंक्शनल ग्रुप अलग होंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं C2H6 का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अगर इसके मैं फंक्शनल आइसोमर्स देखूं तो 2 आइसोमर्स बन सकते हैं। एक है हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा है ईथर। अब प्राइमरी अल्कोहल किस तरह से, अगर मैं लगाऊं CH3 CH2OH, है ना, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो 6 है और 1 ऑक्सीजन है, तो बन गया ना C2H6O। अब इसी तरह से यहाँ पे देखें अगर CH3O CH3, तो नंबर ऑफ कार्बन 2 है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है और 1 ऑक्सीजन है तो फॉर्मूला वही है बट स्ट्रक्चर जो फंक्शनल ग्रुप है वो अलग अलग हो गई। यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप है OH और ROR कौन सा ग्रुप था, ईथर ग्रुप था। ठीक है, तो ये ईथर बन जाएगा। तो यहाँ पे 2 डिफरेंट अलग अलग फंक्शनल ग्रुप बन गए हैं हमारे पास, इसीलिए इसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो है क्लोरो एल्केन और नीचे देखिए अगर मैं यहाँ से क्लोरीन उठा के यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ पे H पूरा हो जाएगा ना, CH3 हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे लग गया तो वो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे क्लोरो एल्केन था, यहाँ पे क्लोरो बेंजीन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, फंक्शन ग्रुप का डिफरेंस आ गया। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन रहा है, यहाँ पे एस्टर ग्रुप बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे क्या है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। चलिए अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूंगा। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमेशा अक्सर आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सिस और ट्रांस 2 तरह के आइसोमर्स बनते हैं इसमें। ये देखिए, सिस आइसोमर उन्हें बोला जाता है जिनके सेम, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो एक ही तरफ को क्लोरीन है और एक ही तरफ को हाइड्रोजन है, तो ये सिस स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब कार्बन के सामने कार्बन और हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन है। अगर हमारे पास हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन आ गई, अब नीचे भी देखिए हाइड्रोजन के सामने क्लोरीन आ गई, तो ये इस तरह से आप देखेंगे, इस तरह से क्रॉस में अगर सेम ग्रुप लगे हैं, एक्स में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से क्रॉस में लगे तो ट्रांस, अगर सेम में लगे, एक ही साइड पे लगे, ऊपर की तरफ एक ग्रुप है नीचे की तरफ एक ग्रुप है, तो उसे बोलेंगे सिस। अगर क्रॉस में सेम लगे हैं तो बोलेंगे ट्रांस आइसोमर्स। यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्रॉस में लगे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस, और
एक ही तरफ लगे, देखिए यहाँ पे एच एच एक ही तरफ आ रहे हैं ना, तो ये सिस हो गया। अगर क्रॉस में सेम ग्रुप लग गया हमारे पास, ठीक है, क्रॉस में सेम ग्रुप लग गया हमारे पास, तो हो जाएगा ट्रांस। चलिए ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करता हूँ। ऑप्टिकल आइसोमर में हमारे पास बनता है मिरर इमेजेस। तो जब भी मिरर इमेजेस फॉर्म होगी, देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, अब स्टीरियो आइसोमर्स में ऑप्टिकल का फॉर्म है, ऑप्टिकल में मिरर प्लेन बनता है हमारे पास। देखिए यहाँ पे OH इस तरफ लगा हुआ है और यहाँ पे OH जो है वो इस तरफ लग गया, ठीक है। ये ग्रुप CO2H यानी कि COOH जो था इस तरफ को था, राइट साइड को था, और यहाँ पे लेफ्ट साइड को आ गया। तो ये एकदम से जो है वो मिरर इमेज बन जाएगी। तो जब भी मिरर इमेज फॉर्म होगी वो हमारे होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये था आपका बेसिक चैप्टर। अभी मैंने आपको और डिटेल में करवाना है, पर मुझे इसका रिस्पॉन्स आप जैसा दोगे वैसा ही मैं आपको आगे वीडियो अच्छे से और डाल के देता रहूँगा, ठीक है।